ये एक कहानी है जो भावनाओं, विश्वास, शक और एक माँ की ममता के इर्द गिर्द घूमती है। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि कभी-कभी हमारी आंखों देखा सच भी झूठ हो सकता है। अंधेरे का साया और एक माँ का संघर्ष और उम्मीद की किरण। मेरा नाम सावित्री है। उम्र लगभग 45 साल होगी, लेकिन चेहरे की झुर्रियों और आंखों के नीचे पड़े काले घेरों ने मुझे मेरी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा बना दिया था। मेरे जीवन में संघर्ष उस दिन से शुरू हुआ जब मेरे पति रमेश एक सड़क हादसे में मुझे और मेरी 17 साल की बेटी को अकेला छोड़कर चले गए थे। रमेश के जाने के बाद दुनिया का असली चेहरा मेरे सामने आया। जो रिश्तेदार कल तक हमारे घर दावतें उड़ाते थे, आज उन्होंने हमसे कन्नी काट ली थी। मेरी बेटी कोमल, नाम जैसी ही कोमल थी। वो 17 साल की हो चुकी थी। शरीर तो बढ़ रहा था, लेकिन उसका दिमाग आज भी 7 साल की बच्ची जैसा था। डॉक्टर कहते थे कि उसका मानसिक विकास धीमा है। वो बहुत ही भोली थी, इतनी भोली कि उसे दुनिया की चालाकियों का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था। उसे गुड्डे गुड़ियों से खेलना पसंद था और वो दिन भर घर में अपनी ही दुनिया में मगन रहती थी। मैं उसके लिए माँ भी थी और बाप भी। मेरी जान उसी में बसती थी। मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि मेरे बाद मेरी इस मासूम बच्ची का क्या होगा। ये जालिम दुनिया उसे कैसी जीने देगी। गुजारा करने के लिए मैं लोगों के घरों में सिलाई कढ़ाई का काम करती थी और साथ ही टिफ़िन सर्विस शुरू कर दी थी। सुबह 4 बजे उठना और रात के 11 बजे तक खटना, यही मेरी दिनचर्या थी। हम शहर के एक मध्यम वर्गीय इलाके में एक छोटे से मकान में रहते थे। ये मकान रमेश ने बनवाया था। बस यही हमारी एकमात्र जमा पूंजी थी। करीब 6 महीने पहले की बात है। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। बिजली का बिल, कोमल की दवाइयाँ, राशन, सब कुछ महंगा होता जा रहा था। तभी मुझे मेरी एक दूर की बुआ का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि उनका पोता समीर शहर में नौकरी की तलाश और कोचिंग के लिए आ रहा है। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसे अपने घर के एक कमरे में पेइंग गेस्ट पीजी के तौर पर रख सकती हूँ। वो मुझे किराया भी देगा और घर में एक मर्द का आसरा भी हो जाएगा। पहले तो मैं हिचकिचाई। एक जवान लड़के को घर में रखना जहाँ एक जवान बेटी हो, वो भी कोमल जैसी, जिसकी समझ कमज़ोर है, मुझे ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन फिर मैंने अपनी आर्थिक स्थिति देखी। समीर बुआ का पोता था, यानी एक तरह से रिश्तेदार ही था। मैंने सोचा कि चलो, अपने ही खून का लड़का है, बाहर वाले से तो बेहतर ही होगा। और फिर जो पैसा आएगा उससे कोमल के लिए कुछ फल और अच्छी दवाइयाँ आ सकेंगी। मैंने हाँ कर दी। समीर का आगमन और भरोसा। समीर जब आया तो उसे देखकर मेरा आधा डर तो वैसे ही खत्म हो गया। 24 साल का सीधा साधा लड़का, आंखों में शर्म और व्यवहार में विनम्रता। आते ही उसने मेरे पैर छुए और कहा, बुआ जी, आप चिंता मत करना, मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। समीर के आने से घर का माहौल थोड़ा बदल गया। वो अपने काम से काम रखता था। सुबह कोचिंग जाता, फिर वहां से पार्ट टाइम जॉब पर और शाम को घर आता। वो कोमल से बहुत अदब से बात करता था। कोमल उसे समीर भैया कहकर बुलाती थी। कभी कभी जब मैं काम में व्यस्त होती तो समीर कोमल को ड्राइंग करना सिखाता या उसे कहानियां सुनाता। कोमल बहुत खुश रहने लगी थी। उसे एक भाई मिल गया था। मुझे भी समीर पर भरोसा होने लगा था। वो घर के छोटे मोटे काम कर देता था, जैसे बाजार से भारी सामान लाना या बिजली का बल्ब बदलना। मुझे लगा कि भगवान ने मेरी सुनी है और हमारे लिए एक सहारा भेजा है। आस पड़ोस की औरतें ताने मारती थीं कि जवान बेटी वाले घर में जवान लड़के को रखा है, लेकिन मैं उनकी बातों को अनसुना कर देती थी, क्योंकि मुझे समीर पर और अपनी परवरिश पर भरोसा था। लेकिन कहते हैं ना, वक्त को बदलते देर नहीं लगती, और कभी कभी तूफान आने से पहले की शांति सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। वो काली रात और बदलती परिस्थितियां। गर्मियों के दिन थे। कोमल की तबीयत कुछ दिनों से नासाज लग रही थी। वो अक्सर कहती थी कि उसका पेट दुख रहा है। मुझे लगा कि शायद गर्मी की वजह से या कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। मैं उसे घरेलू नुस्खे देती, अजवायन और हींग देती, जिससे उसे थोड़ी राहत मिल जाती। लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। जो कोमल दिन भर चहकती रहती थी, अब वो गुमसुम रहने लगी थी। वो किसी से आंख नहीं मिलाती थी, यहाँ तक कि समीर भैया से भी नहीं, जिनके साथ वो इतना हंसती खेलती थी। एक दिन शाम को जब मैं टिफिन के डिब्बे पैक कर रही थी, कोमल बाथरूम से भागती हुई बाहर आई और उल्टियां करने लगी। मैं घबरा गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मैंने उसका माथा छूकर देखा तो तप रहा था। मैं उसे तुरंत पास के डॉक्टर क्लिनिक ले गई। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और कुछ दवाइयां दी, लेकिन डॉक्टर की नज़रों में मुझे एक अजीब सा सवाल दिखाई दिया। उन्होंने मुझसे कहा, सावित्री जी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप कल सुबह इसका अल्ट्रासाउंड और कुछ टेस्ट करवा लीजिए। मेरा दिल धक से रह गया। क्या हुआ डॉक्टर साहब, कोई गंभीर बात है क्या? मैंने कांपती आवाज में पूछा। डॉक्टर ने कहा, अभी कुछ पक्का नहीं कह सकते, रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगा। अगले दिन मैं कोमल को लेकर बड़े अस्पताल गई। टेस्ट हुए, अल्ट्रासाउंड हुआ। मैं और कोमल वेटिंग एरिया में बैठे थे। कोमल मेरे कंधे पर सर रखकर सो रही थी। उसे पता भी नहीं था कि दुनिया में क्या चल रहा है।
जब मेरा नाम पुकारा गया और मैं डॉक्टर के केबिन में गई तो डॉक्टर ने जो रिपोर्ट मेरे हाथ में थमाई और जो शब्द कहे उसने मेरी दुनिया उजाड़ दी। सावित्री जी, आपकी बेटी गर्भवती है, लगभग 3.5 महीने का गर्भ है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, कानों में सन्नाटा छा गया। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर हथौड़ा मार दिया हो। ये कैसे हो सकता है? मेरी बेटी, वो तो बच्ची है डॉक्टर साहब, उसे तो इन सब बातों का पता भी नहीं है। मैं फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर ने मुझे पानी पिलाया और शांत कराया। देखिए, ये पुलिस केस बनता है। आपकी बेटी नाबालिग तो नहीं है, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए ये दुष्कर्म का मामला है। मैं सुन्न होकर घर लौटी। रास्ते भर मैं कोमल को देखती रही, मेरी मासूम गुड़िया, जिसे ये भी नहीं पता कि उसके शरीर के साथ क्या खिलवाड़ हुआ है। मेरा खून खौल रहा था। कौन हो सकता है वो दरिंदा? मेरी कोमल तो घर से बाहर कहीं जाती ही नहीं, सिवाय शाम को पास वाले पार्क में थोड़ी देर बैठने के, और वो भी मैं खिड़की से उसे देखती रहती थी। तभी मेरे दिमाग में एक बिजली कौंधी। हाँ, समीर ही तो है, जो पिछले 6 महीनों से हमारे घर में रह रहा है। वही एक मर्द है जिसकी कोमल तक पहुंच है। जब मैं टिफिन देने बाहर जाती थी तब समीर और कोमल घर पर अकेले होते थे। मेरा शक यकीन में बदलने लगा। उस सीधे साधे चेहरे के पीछे एक भेड़िया छिपा था। मुझे अपनी बेवकूफ़ी पर इतना गुस्सा आया कि मैं खुद को नोच लेना चाहती थी। मैंने ही उस सांप को अपने घर में पनाह दी थी। इल्ज़ाम और तबाही। घर पहुंचते ही मैंने कोमल को उसके कमरे में लिटाया। शाम के 6 बज रहे थे। समीर अभी काम से नहीं लौटा था। मैं दरवाजे पर उसका इंतजार करने लगी, जैसे कोई शेरनी अपने शिकार का इंतजार करती है। मेरे अंदर का गुस्सा, नफरत और दुख एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ने को तैयार था। जैसे ही समीर आया, उसने मुस्कुराते हुए कहा, बुआ जी, आज बहुत गर्मी है। मैं पानी। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। हरामजादे, तूने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने तुझे अपना बेटा समझा और तूने मेरी पीठ में छुरा भोंका। समीर सन्न रह गया। उसने अपना गाल सहलाते हुए पूछा, बुआ क्या हुआ? मैंने क्या किया है? नाटक मत कर, मैं चिल्लाई। मेरी आवाज सुनकर पड़ोसी भी जमा होने लगे थे। तूने मेरी कोमल के साथ गंदा काम किया है, वो गर्भवती है। तेरे अलावा और कौन आ सकता है इस घर में? बोल। समीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। नहीं बुआ जी, आप ये क्या कह रही हैं? कोमल मेरी बहन जैसी है। मैं सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता। भगवान की कसम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन मुझे उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं था। मैंने उसका कॉलर पकड़ा और उसे घर से बाहर घसीटा। बुलाओ पुलिस को, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैंने पड़ोसियों से कहा। पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी ने पुलिस को फोन कर दिया। भीड़ जमा हो गई। लोग समीर पर थूक रहे थे, उसे गालियां दे रहे थे। कुछ लोगों ने तो उस पर हाथ भी साफ कर लिया। समीर बार बार रोते हुए कह रहा था, मैं निर्दोष हूं, मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उसकी आवाज़ नक्कार खाने में तूती की तरह दब गई। पुलिस आई और समीर को हथकड़ी लगा दी। इंस्पेक्टर ने उसे जीप में ढकेल दिया। जाते जाते समीर ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी बेबसी और दुख था। उसने कहा, बुआ जी, आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। सच एक दिन सामने आएगा। उसकी वो नज़र मुझे पूरी रात सोने में ही देती थी। लेकिन मेरी बेटी की हालत देखकर मेरा दिल फिर पत्थर हो जाता था। मैंने ठान लिया था कि अब कोमल का गर्भपात करवाना ही होगा। मैं इस पाप को दुनिया में नहीं आने दे सकती। सच्चाई का कड़वा घूंट। समीर के जेल जाने के बाद घर में वीरानी छा गई। कोमल अब और भी ज्यादा डरी सहमी रहने लगी थी। उसे समीर की याद आती थी। वो इशारों में पूछती थी कि भैया कहाँ गए, लेकिन मैं उसे डांट कर चुप करा देती थी। अब मुझे पैसों की और भी ज्यादा तंगी हो गई थी, क्योंकि समीर से मिलने वाला किराया बंद हो चुका था। मैंने कोमल का गर्भपात करवाने के लिए एक दूसरे शहर के डॉक्टर से बात की, क्योंकि मैं यहाँ बदनामी से बचना चाहती थी। इसके लिए मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। मैंने अपने सोने के कंगन बेचने का फैसला किया। एक दोपहर में घर में ही थी। कोमल सो रही थी। दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि हमारे पड़ोस के किराने वाले अंकल गुप्ता जी खड़े हैं। गुप्ता जी हमारे मोहल्ले के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति थी। उनकी उम्र 60 के पार थी। सर पर सफ़ेद बाल और हाथ में माला। वो अक्सर कोमल को टॉफ़ी या बिस्किट दिया करते थे जब वो उनकी दुकान के बाहर खेलती थी। गुप्ता जी ने कहा, बेटी सावित्री, सुना है बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। उस लड़के ने बहुत नीच काम किया। मैं बस हालचाल पूछने आया था। कुछ मदद चाहिए हो तो बताना। मैंने उन्हें अंदर बुलाया और पानी दिया। क्या बताऊं अंकल जी, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। उस लड़के ने मेरा भरोसा तोड़ दिया। तभी कोमल की नींद खुल गई और वो कमरे से बाहर पानी पीने आई। जैसे ही उसकी नज़र सोफे पर बैठे गुप्ता जी पर पड़ी, वो एकदम से चीख पड़ी। ऐसी चीख जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो कांपने लगी और दौड़कर मेरे पीछे छिप गई।
वो गुप्ता जी की तरफ उंगली उठाकर अजीब अजीब आवाजें निकालने लगी, जैसे कोई जानवर अपने शिकार को देखकर डरता है। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था और वो अपनी फ्रॉक को नीचे खींच रही थी, अपनी टांगें सिकोड़ रही थी। मैं हैरान थी। कोमल तो गुप्ता जी को पसंद करती थी, फिर ये डर क्यों? गुप्ता जी सकपका गए। वो खड़े हो गए और बोले, अरे ये तो पगली है, पता नहीं क्या हो गया इसे, मैं चलता हूँ। वो जल्दी जल्दी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन कोमल ने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि मेरे हाथ में निशान पड़ गए। उसने इशारों में वो बात समझाई जिसे समझने में मुझे इतनी देर लग गई थी। उसने गुप्ता जी की तरफ इशारा किया, फिर अपने पेट की तरफ, और फिर रोने लगी। वो बार बार अपने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा कर रही थी, जैसे किसी ने उसे डराकर चुप रहने को कहा हो। मेरे दिमाग में धमाका हुआ। पुरानी यादें फिल्म की तरह चलने लगीं। जब भी मैं बाजार या काम पर जाती थी, मैं कोमल को घर में ताला लगाकर जाती थी, लेकिन हाँ, घर